Hello friends, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। फ्रेंड्स, पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आजकल प्रत्येक एग्जाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और साथियों, आपको यकीन नहीं होगा, कोई एग्जाम तो आजकल ऐसा हो रहा है जिसमें 25 से 30 अर्थात 35 क्वेश्चन तक पर्यावरण के बन रहे हैं 100 में से। इसलिए साथियों, ब्रह्मास्त्र प्रश्न है। प्रश्न भले ही 10 से 15 मिलेंगे, लेकिन आपको जबरदस्त धुआं करने वाले प्रश्न मिलेंगे, ताकि आप इनको पढ़ करके आप एग्जाम हॉल में भी धुआं कर सको और अपनी कामयाबी को हासिल कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न वे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आपको मैं प्रत्येक प्रश्न की गहराई में पहुंचकर डिटेल से विधिवत समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप वीडियो को पर ध्यान से देखना और समझने की पूरी कोशिश करना, अपने आंख कान नाक सब खोल कर रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, पर्यावरण निम्न में से किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, अर्थात जैविक घटक, भू आकृतिक और अजैविक, तो इन सभी घटकों से मिलकर बनता है आपका पर्यावरण। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि पर्यावरण आखिर है क्या, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहां पर एक डायग्राम दिखा दे, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। आप इस डायग्राम को ध्यान से पहले आप इसकी परिभाषा सुनिए कि पर्यावरण होता क्या है। तो देखिए, सबसे सिंपल भाषा में यदि कहा जाए तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिधन आवरण, अर्थात परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर बनता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वो आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए रहता है, अर्थात वह आवरण जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, वही पर्यावरण है। और पृथ्वी, दूसरी भाषा में सुनिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबका समूह या ग्रुप जो हमें चारों ओर से घिरा हुआ है, या जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण के जो अजैविक और जैविक घटक होते हैं, ये आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, और यह संपूर्ण प्रक्रिया ही एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, आपको ध्यान देकर सुनना होगा इसे। और जैविक घटक कौन से होते हैं? तो देखिए, जितने भी जो जैविक घटक हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें श्वसन क्रिया होती है, जो सांस ले सकते हैं, जो जीवित है। जैसे कि आपका कौन कौन से हुए जैविक घटक? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपके जैविक घटक है पादप, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जितने भी इस प्रकार के जीव हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, उन सबको जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक कौन से हैं? अजैविक जो श्वसन क्रिया नहीं करते, जो भी स्थल, वायु, जो भी ये सब है, इस प्रकार से ये सभी जो है आपके अजैविक घटक हैं। जितने भी पर्वत, मैदान, मरुस्थल, ये सब आपके अजैविक घटक हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ देखिए, आपको एक डायग्राम दिखा रहा है। इस डायग्राम में देखिए, मैंने कहा कि वो एनवायरनमेंट किसे कहते हैं कि जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ये है आपका स्थल मंडल, और स्थल मंडल में आते हैं पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, ये सब जितने भी हैं सब स्थल मंडल में आते हैं। उसके बाद आपका वायुमंडल, वायुमंडल इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ एक चीज ध्यान देना और जरूरी है, आपको हिंदी शब्द के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में हिंदी वर्ड ना दे करके इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखा होता है, तो आप वहाँ कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, स्थल मंडल को क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल में होता है आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये सभी जो है वायुमंडल का पार्ट है। क्षोभ मंडल मैंने आपको पहले एक वीडियो में समझा रखा है कि क्या होता है। ये वायुमंडल की परतें हैं, सीमाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मंडल हैं अलग अलग। तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, ये वायुमंडल में साबित है। तो उसके बाद आता है आपका जीवमंडल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब इसमें आते हैं जीवमंडल में। और एक होता है जलमंडल, जलमंडल जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें जितने भी हिमनद हैं, झील है, नदी है, सागर है, समुद्र है, तालाब है, पोखर है, ये सब किस में आते हैं? जलमंडल में आते हैं। और इन सबको देखिए, इन सबको मिला करके, अर्थात इन सब के आपस में क्रिया करने की परिस्थिति को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जब ये सभी मंडल मिलकर आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तब उसको कहते हैं हम एनवायरमेंट या फिर पर्यावरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने परिभाषा इसकी आपको समझा दिया है। डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? मैंने अभी आपको बता दिया है, अब आप विकल्प सुनिएगा। भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा विकल्प है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर
घेरे हुए रहती है, यहाँ पे इसको आप घेरे हुए कर लीजिएगा, घेरे हुए रहती है, और भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी मिलकर ही पर्यावरण बनाते हैं, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दोबारा एक बार फिर से ध्यान से कान खोल करके, आंख खोल करके सारे विकल्प पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे, और इनको थोड़ा सा और गहराई से आप समझने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या फिर नाइट्रोजन चक्र में? जबरदस्त फ्रेंड्स, धुआं धुआं करने वाला ये प्रश्न है, बड़ा ही जबरदस्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र में। देखिए जो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किस में होती है? वो जल चक्र में होती है। क्यों होती है सुनिएगा। देखिए जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो सौर विकिरण होता है, अर्थात जो सूर्य से आने वाली जो किरण होती है, जो प्रकाश होता है, वह जल चक्र को क्या करता है? चलायमान करता है, उसको चलाता है। जल चक्र को कैसे चलाता है? तो जल का वाष्पीकरण करता है, अर्थात जल के वाष्पीकरण के माध्यम से वह जल चक्र को संचालित करता है। कौन? सौर विकिरण। और जो सौर विकिरण होता है उसके द्वारा क्या होता है? पहले बर्फ पिघलती है और बर्फ जल में बदलती है, अर्थात बर्फ से जल बनता है, या फिर जल में द्रवीकरण उसका होता है। उसके बाद जो जल चक्र होता है वह हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है, मैंने आपको अभी पिछले एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था। जैसे कि जो जल मंडल होता है, जो जल चक्र होता है, कैसे जो हिमनद, झील, नदी, सागर, तालाब, पोखर, इन सब के रूप में जो है वो जल चक्र को चलायमान करता है। इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि जो सौर विकिरण होता है, अर्थात सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है, जो किरणें होती है, वह जल चक्र को चलायमान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया कि नहीं बढ़ाता है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा एक विकल्प है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कार्बन चक्र में नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का अक्षय, या फिर ज्वालामुखी क्रिया? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण है वह कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता। कैसे नहीं बढ़ाता सुनिएगा। देखिए पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के जो अपघटन होता है, जैसे कि और जो जीवधारी होते हैं उनके द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है, और ज्वालामुखी जो प्रक्रियाएं होती है, और जीवाश्म ईंधन के जलाने से जो गैस निकलती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, वह क्या होती है? वह कार्बन चक्र में पहुंचती है। और जो पौधे होते हैं यह अपने आप पोषित होते हैं, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, उसको ये ग्रहण करते हैं, न कि क्या करते हैं, न कि ये छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जो पेड़ पौधे होते हैं, तो कार्बन चक्र में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की भूमिका नहीं है। और श्वसन होता है, आप जानते हैं कि जो भी जीव जंतु हम जो है श्वसन करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं, जो आवागमन की प्रक्रिया होती है श्वासों की, तो उसमें क्या करते हैं? जो हम श्वास छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन कौन देता है हमें? पेड़ पौधे देते हैं। तो याद रखिएगा। और जो जैविक पदार्थों का अक्षय है, जो जैविक पदार्थ है, जब उनका अक्षय होगा तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी। ज्वालामुखी क्रिया के से भी आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है वह उत्सर्जित होती है। इसलिए ये सभी जो है सही है। बाकी इसका जो प्रकाश संश्लेषण है यह है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या फिर तापक्रम पर? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। कैसे करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा होती है, जैसे कि बूंदाबांदी हुई, वर्षा, बर्फबारी, ये सभी वर्षा की जो अलग अलग तरह की ये क्या है, ये सभी प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं बरसात की। तो इनमें क्या होता है कि वायुमंडल में नमी की जो मात्रा होती है उसकी बढ़ोतरी से, अर्थात नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से ये जो बढ़ जाती है, बूंदाबांदी वर्षा या बर्फबारी कह लीजिए। तो याद रखिएगा, जो वायुमंडल में नमी है उस पर ही आधारित है, आपकी निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। यदि नमी बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा भी स्वतः ही बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, जबरदस्त क्वेश्चन है, विकल्प सुनिएगा ध्यान से। नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं,
अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं या प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। प्रतिरोपण, तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोपण के दौरान, अर्थात जब पौधे को हम रोपित करते हैं, जब लगाते हैं, तो उसी समय पर अधिकांश जो मूल रोम होते हैं जड़ के, तो वे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए जो है, जो कई प्रतिरोपित पौधे होते हैं उनमें वृद्धि नहीं हो पाती। और खेतों में देखा जाए तो जब खेतों में उर्वरक डालते हैं, उर्वरक का प्रयोग करने पर जैसे जो यदि शीघ्र ही अर्थात जल्दी ही जो अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है, तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसकी जो सांद्रता होती है, विलयन की सांद्रता, वो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। और इससे जो जड़ के मूल रोम होते हैं उनके द्वारा जल अवशोषण करना कठिन हो जाता है। इसलिए पौधे क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। याद रखेगा, जब प्रतिरोपित पौधे होते हैं, जब हम पौधों को रोपित करते हैं या रोपते हैं, तो उसी दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा डिटेल से इसको समझा भी दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन सी गैसें होती है? इसमें कई तरह की गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य भी बहुत सी गैसें होती हैं। ऑर्गन होती है, हीलियम होती है, नियोन होती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊं, जो आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। मैं वैसे ही प्रश्न आपके सामने हूबहू पेश करता हूं, उपस्थित करता हूं, क्योंकि साथियों आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि एग्जामिनर बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत चतुर हो गए हैं, और जिस चालाकी से प्रश्न बनाते हैं उसी चालाकी के साथ में आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27, 50 या फिर 78%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 78%। वैसे तो 78.08 लगभग होती है, कितना? 78.08%, लेकिन आपसे यहाँ राउंड फिगर में पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 78%। तो ध्यान दीजिएगा, जो वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, नियोन, हीलियम, ये सब गैसें उपस्थित रहती है। और जो शुष्क वायु होती है उसमें घनत्व के अनुसार, याद रखिएगा, घनत्व के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। और कितनी होती है? 78.08% होती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? मैं जानता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे, इसका विकल्प पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, जो जंगल है, पेड़ पौधे, यदि वे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, गैस की कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? वनस्पति ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं अर्थात छोड़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसका उत्सर्जन करते हैं, और वायुमंडल को दूषित करने वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है कौन सी? CO2, उसका ये अवशोषण करते हैं। अगर ये वनस्पतियां नहीं होगी, अर्थात ये पेड़ पौधे, जल जंगल ये नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर क्या होगा? घातक प्रभाव पड़ेगा। याद रखना, अगर वनस्पतियां नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, मैं एक थोड़ा सा डायग्राम आपको समझाता हूं, उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। देखिए, ये यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यहाँ ये जीव जंतु है, हम लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जो ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ग्रहण करके हम छोड़ेंगे क्या? हम छोड़ेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे यदि कम हो जाएंगे, यदि ये वनस्पतियां कम होगी,
तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी, जीवों को, जीव जंतुओं को ऑक्सीजन कम मिलेगी। अब देखिए ये निरंतर कम होते जा रही है, अर्थात वनस्पतियां लगातार घटती जा रही है, हम जंगल को साफ करते जा रहे हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं और हम सतत विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे। अर्थात जितना हम काट रहे हैं, जितना हम दोहन कर रहे हैं, उतना हम पेड़ पौधे लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और ये लगातार कम हो रहे हैं और ये भाई साहब लगातार बढ़ रहे हैं। अर्थात जो जनसंख्या है जीव जंतुओं की, मनुष्यों की, वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी नहीं बल्कि भारी बढ़ोतरी हो रही है। तो जब ये भारी बढ़ोतरी इसमें होगी और इसमें भारी कमी होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो चक्र है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 चक्र है, इस पर जो है क्या होगा, इस ऑक्सीजन और CO2 के चक्र पर, इसके संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी और हम छोड़ेंगे ज़्यादा CO2। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग अर्थात जो भूमंडलीय तापमान है वो बढ़ेगा और उसके बढ़ने से क्या होगा, उसके बढ़ने से फ्रेंड्स जो भूमंडल है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके माध्यम से जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघलते रहेंगे और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं या जो समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, नगर हैं, वो सब क्या होंगे, वो जलमग्न हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे, वो अस्तित्व उनका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यदि उनका अस्तित्व बचाना है, यदि छोटे द्वीपीय देशों की रक्षा करनी है तो फ्रेंड्स इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सतत विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है पूछा गया। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, क्या ये है? बिल्कुल सही है भाई साहब, ये तो होता है। शोर का अवशोषण, ये भी होता है, क्योंकि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको भी ये कम करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो सड़कों पर बीच में, रोड के बीच में या साइडों में हरे भरे पेड़ लगाए जाते हैं और वो जो हरे भरे पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ध्वनि के प्रदूषण को कम करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं ध्वनि प्रदूषण को। और वायु का प्रदूषण या ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन क्या करते हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायु का प्रदूषण ये आपका नहीं होता, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वायु का प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है पूछा गया, तो वायु का प्रदूषण नहीं करते पेड़ पौधे, बाकी सभी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये 10 प्रश्न आपके लिए बड़े ही जबरदस्त प्रश्न थे। आप एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया तो। यदि कोई डाउट है, आपका कोई कन्फ्यूजन, तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इनका सारा डाउट क्लियर करा देंगे। चलिए अब एक होमवर्क के रूप में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। आपको बताना होगा कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, हीलियम, ऑर्गन, नियोन या फिर रेडोन। जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिटेल से थोड़ा लिखने की कोशिश करिएगा। यदि आप डिटेल से लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठेगी। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी साथियों में, सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। यदि कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अंतिम पूछे गए प्रश्न के जवाब के साथ ही साथ। और फ्रेंड्स जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी धमाकेदार, दमदार, धुआं करने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर इसकी दमदार, धमाकेदार, धुआं करने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।